हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं लेकर आई हूं आप सबके सामने एक नया अध्याय नंबर 12, जो कि आपके बसंत भाग 1 में रचित है। आपके सिलेबस में TGT एस्टेट वाले सिलेबस में दिया गया है ये। अब तक हम 11 अध्याय कर चुके हैं। जिस बच्चे ने भी नहीं देखे हैं वो SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेसन को देख सकता है। अब हम लेसन नंबर 12 की बात करें। और आपको एक बात और बता देते, टोटल 14 ही इसमें बसंत भाग 1 में टोटल 14 अध्याय हैं, जिसमें से हम 12वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी आपका बसंत भाग 1 का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और आपकी बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 भी अपने चैनल पर शुरू कर रखी है। हिंदी लिटरेचर का भी मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भक्ति काल तक का संपूर्ण करवा चुकी हूँ। कुछ हमने MCQs भी डाले हुए हैं। वितान भी हमारी कंप्लीट है और आरो भाग 1 भी हमारी कंप्लीट है। जिसने नहीं देखा है वो देख ले, जो कि आरो भाग 1 आपकी PGT एस्टेट के लिए है। तो इतने चैप्टर हम कर चुके हैं। TGT का अभी कार्य प्रगति पर है, चल रहा है। और हम जुड़े रहे आप हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज बिल्कुल भी समय न होते हुए बच्चों के जो इतने स्नेह भरे कमेंट आ रहे थे, उनको देखकर मेरा मन कर गया कि एक वीडियो तो मैं कम से कम डाल ही देती हूँ। तो यही है कि बेटा थोड़ा सा मजबूर मत करना, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, त्यौहार का टाइम है और मुझे इतना समय नहीं मिल पाता कि इतना डालूं। फिर भी आपके कमेंट और आपने जो दिखा रहे हैं आप चैनल पे अपना प्रेम, उसी को देखते हुए मैं फिर भी समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई रही हूँ। तो अगला हमारा अध्याय है लोकगीत, जो कि बसंत भाग 1 का लेसन नंबर अध्याय नंबर 12 है। ये अगर निबंध की दृष्टि नहीं, विधा की दृष्टि से देखें तो एक निबंध है और आपके इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय हैं। भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है लोकगीत, जो कि विधा की दृष्टि से एक निबंध है और बसंत भाग 1 का 12वां अध्याय है। TGT वालों के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये चैप्टर। और लोकगीत के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जो हमारे लोकगीत हैं आजकल इनकी परंपरा जो है थोड़ा सा गायब होती जा रही है। लोग जो है फिल्मी गीतों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और लोकगीत क्या है कि इसमें हमारी जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो झलक होती है हमारी, वो इन गीतों में छलकती है। यहीं पर ये लोकगीत लिखने का मतलब यहीं पर है। इस निबंध के उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से, इन लोकगीतों के माध्यम से हमारी सामाजिक संस्कृति और सांस्कृतिक और सामाजिक झलकती है। बाकी इस अध्याय में क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। लोकगीत भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है ये लोकगीत। और चलो भाई ये किधर, चलो। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। देखो यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, शास्त्रीय संगीत और लोकगीत में क्या भिन्नता है। तो लोकगीत के अंदर लोच होती है, ताजगी होती है और लोकप्रियता होती है। लोच मतलब उनमें उतार चढ़ाव और आपके लय और गति के लिए उनमें कोई खास विशेष नियम नहीं होते, बल्कि शास्त्रीय संगीत में आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव और नियम कानून बहुत होते हैं। लोकगीत सीधे जनता की संगीत है। घर गांव नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। आप जैसे पहले हमारी ये रागनी वागनी सुनते हो ना, ये हमारे लोकगीत होते हैं जिसमें हमारी हरियाणा की संस्कृति झलकती है। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनके रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। प्रश्न बनता है कि लोकगीत का जो वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं।
एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था, मतलब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको थोड़ा तुच्छ समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की और जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत क्या होते हैं आपको पता है? हमारे लोकगीत जैसे हमारे त्योहारों पर, जन्मदिन के अवसर पर, हमारे शादी ब्याह में जो गीत गाए जाते हैं ये लोकगीत कहलाते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार बता रहे हैं कि एक तो जो होता है लोकगीत जो गाए जाते हैं उनमें बहुत ही ओजस्वी होता है और सजीव होते हैं वो, तो ठीक है। और आगे क्या है? ये गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। ये आपको याद रखना है कि जो लोकगीत है उनके एक दल में कितने आदमी कितनी औरतें हो सकते हैं, तो 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल में एक दूसरे के जवाब में भी गाए जाते हैं, मतलब सवाल जवाब करते हुए। पहाड़ियों के अपने गीत हैं, मतलब हर एक इलाके के अपने अपने लोकगीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं। ये आपको बता रहा है पहाड़ी मतलब जो हिमाचल साइड के हैं, गढ़वाल साइड के हैं, उनके बारे में। उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। ठीक है, तो गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा क्षेत्र में कौन से गीत गाए जाते हैं? पहाड़ी गीत, पहाड़ी लोक गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नहीं, आगे है वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। भाई यहाँ नोट कर लेना कि पहाड़ वाले क्या बताए हैं। पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में क्या गाए जाते हैं? चैता, कजरी, बारहमासा, सावन। ठीक है, सावन के गीत ये गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। तो प्रश्न अगला तीसरा चौथा बनता है कि बंगाल के लोकगीत कौन कौन से हैं? तो वैसे याद रखना बाउल और भतियाली। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। पंजाब में माहिया गाया जाता है। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारूरा आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो राजस्थान में ढोला मारूरा ये रचना है ना कुशल लाभ की, आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, और हीर रांझा, सोहनी, महिवाल ये भी पंजाब के ही गीत हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। मतलब जो देहाती गीत होते हैं उनमें अपने रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित ही होते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोठा आदि हैं। मतलब देहाती गाँव के जो राग हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं, आप याद रखना। अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के नोट्स बनाते जाओ। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। और देहात में गाने जाने वाले कौन से गीत हैं? ये भी हैं। और कौन सा राग है? ये राग है उनके दुर्गा, सावन, सोठा। और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों में की बोलियों में गाए जाते हैं। ठीक है, ये भाषा हिंदी भाषा में नहीं, मतलब
जिस क्षेत्र विशेष की जो साधारण जो बोली होती है उसी में लोकगीत गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। आह्लाद मतलब खुशी प्रदान करने वाले। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। मतलब इसलिए सफल होते हैं कि अपनी भाषा को जल्दी समझ पाते हैं। अब एक हरियाणवी को आप हरियाणी सुनाओगे तो ज़्यादा इसमें रुचि लेगा और जल्दी समझ जाएगा। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। भाई नोट कर लेना, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। मतलब बिहार के में जो विदेशिया गाया जाता है इन गीतों में अधिकतर क्या होता है, रसिक प्रिय और अपनी प्रियाओं से संबंधित बातें होती हैं, परदेसी प्रेमी की। और इनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। भाई जब प्रेमिका के गीत गाए जाएंगे तो करुणा और विरह तो होगा ही। जंगल की जातियों आदि के दल गीत होते हैं। मतलब जो जंगल की जातियां हैं उनके भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा में गाए जाते हैं। तो जंगल की जातियां जो है उनके गीत बिरहा में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं। दिशाएं गुंजा देती हैं, पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, मतलब पतन हुआ है। आगे है आपका एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा हैं। आल्हा खंड गाए जाते हैं ना, आल्हा उद्दल परमाल रासो जिसमें है। परमाल रासो की रचना किसने की थी? जगनीक ने। और परमाल में क्या गाया जाता है? आल्हा उद्दल। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास में है और मैंने पढ़ा भी रखा है। ये अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आल्हा गीत कौन से उसमें गाए जाते हैं? बुंदेलखंडी में। आल्हा और उद्दल दो भाई थे, उनकी वीरता की कहानी इसमें मिलती है। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। मैंने बताया ना, जगनीक ने लिखा था परमाल रासो, और परमाल रासो के अंदर ही आल्हा और उद्दल की क्या सुनाई जाती है? कहानी, और बुंदेलखंडी में सुनाई जाती है। जिसने आल्हा उद्दल की वीरता का अपने आए गए नीचे अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक और इनके अपने बोल हैं। मतलब गद्य भी होते हैं और पद भी होते हैं, और जिस रचना में गद्य और पद दोनों होते हैं उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। ये याद रखना। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही हैं। सिरस्ती मतलब बनाती भी वही हैं। जैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, गाली के जैसे जीजा के सीठना देते हैं ना, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि अनंत गानों में से कुछ हैं। मतलब सोहर गाए जाते हैं जब लड़का होता है तब, और सेहरा जब दुल्हे अपने भाई घुड़सवारी पे घोड़े पे चढ़ता है तब सेहरा बनता है, जब गाए जाते हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। मतलब स्त्रियां और पुरुष मिलकर साथ गाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं।
यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। आप सबको पता है, अपने गाँव में हरियाणा वाले बच्चों को तो सभी को पता है कि मिलजुल कर गाते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्सित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है। होली और बरसात पर क्या गाई जाती है? कजरी, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। अब आपसे पूछ ले कि मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत किधर गाए जाते हैं? तो पूरब की बोलियों में। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। अपने अपने विद्यापति हैं मतलब जम्मू से लेकर कश्मीर तक, और इधर से राजस्थान से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक, तो सब क्या हैं? अपने अपने विद्यापति हैं और उन्हीं के वो गीत गाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। तो गुजरात का कौन सा है? गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। साथ ही लकड़ियाँ भी कभी मैं लड़कियों को लकड़ी बोल दूं, बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। उसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है। सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। तो मैं ये कहती हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के पीछे और कहीं मत भागना। अब समय तुम्हारे पास बहुत कम है और इसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। मैं कभी भी इतना फास्ट स्पीड से पढ़ाना पसंद नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारे पास भी समय कम है और हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि बेटा इतने कम समय में आपका पूरा सिलेबस हम कवर करवा पाएँ। तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। कई बच्चे कह रहे थे कि मैडम ग्रामर भी करवा दो, तो भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं ग्रामर का एक भी टॉपिक इसलिए नहीं करवा रही। देखो, समास और अलंकार और कुछ एक टॉपिक तो हैं जो मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पर करवा रखे हैं, और बाकी जो है जल्दबाजी में इसलिए नहीं करवा रही कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से करवाना चाहती हूँ, समझाकर ग्रामर को। हिंदी व्याकरण समझाने की चीज़ है, और मैं ये सोचती हूँ कि आपको इधर उधर और भी हर जगह मिल जाएगा हिंदी व्याकरण का। तो शायद ही वो इतने कम समय में ये सारा सिलेबस कवर हो पाए, लेकिन एनसीईआरटी में पूरी कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो जाएगा। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। तो ये आपका निबंध था। लोकगीत इसका नाम था निबंध का, और लिखा था आपका भगवत शरण उपाध्याय ने, और लोकगीतों के बारे में ही बताया गया है। प्रश्न और देख लेते हैं। मैंने कहा था साथ साथ वहाँ ऑब्जेक्टिव आप बना लेना। और 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। ठीक है। काके की मैं आपको बता चुकी थी कि ये संबंध को दर्शाते हैं। आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। जो संबंध जो है का में से, तो ये छोड़ो भाई, कोई खास यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा प्रश्न। तो ये था एक भी, मैं ये 2 हरियाणवी लोकगीत दिए गए हैं ऋतु गीत का, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। एक ये विदाई काहे को ब्यादे विदेश रे, लखे बाबुल मेरे, हम है रे बाबुल मुंडेर की चिड़िया, कंकड़ी मारे उड़ जाए रे, लखे बाबुल मेरे, हम है रे बाबुल चोणे की गौए। ये लोकगीत दे रखा है आपको, सिर्फ पढ़ने के लिए है। ये विदाई गीत है। जैसे इस तरीके के होते हैं, इसने एग्जाम्पल दिया है कि इस तरीके के होते हैं आपके जो लोकगीत होते हैं। जैसे 2 हरियाणवी लोकगीत दे रखे हैं। एक तो ऋतु साउंड में सूखे रह गए गिरधर बिन भाग हमारे, श्याम घटा घन गहर सियावे। तो एक तो ये दे रखा है, एक ये विदाई का दे रखा है। इसी तरह से जन्म शादी ब्याह के अलग अलग होते हैं। तो ये था हमारा आज का अध्याय लोकगीत। और लोकगीत आपका फिर से लिख देती हूँ, भगवत शरण उपाध्याय। और विधा की दृष्टि से ये एक निबंध है, और मैंने साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के पीछे का कारण भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि अधिकतर बच्चे ना सब्सक्राइब देखकर चैनल को ज्वाइन करते हैं, चैनल पर आते हैं, पढ़ते हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो सब्सक्राइबर देखकर चैनल से आउट हो, वो एक बार कंटेंट ज़रूर देखें। इसीलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहती हूँ, ताकि 500-600 सब्सक्राइबर हो जाएं तो बच्चा 1 मिनट के लिए वीडियो को खोलकर ज़रूर देखेगा कि हाँ, इतने सब्सक्राइबर तो हैं। ठीक है, तो चैनल हमारा नया ही है, अभी 1 डेढ़ महीने से मैं 1 महीने से ही, 1 महीना तो क्या, खासकर वीडियो तो मैंने अभी आपका सिलेबस आने के बाद से ही डालनी शुरू की हैं, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। इतने में अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो अच्छा खासा आपका अपना सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और अच्छा कंटेंट आप प्राप्त करते रहें, और भगवान करे आपका टेट सभी का क्लियर हो। धन्यवाद।